हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे थे और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जून 2023 की मैगजीन को, और जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स इन तीनों सेगमेंट को कवर कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, और इसकी आज की क्लास और कल की क्लास, इन दो क्लासेस में हम लोग एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जुलाई की भी हिंदी की पीडीएफ आ चुकी है, तो उसको भी जल्दी हम लोग 1 से 2 दिन में इसको कवर करके जून की फिर उसको शुरू कर देंगे। अदरवाइज जून की फिर छूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पहले जून की कवर करेंगे फिर जुलाई की हम शुरू करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एनवायरनमेंट के टॉपिक से। तो एनवायरनमेंट में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का, हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर, यानी जो हिंदू कुश हिमालय है इसमें जो ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, या यूँ कहें कि हिंदू कुश हिमालय की पूरी रणनीति के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय के लिए वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी कि पूरे महाद्वीपों में, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन होंगे उन सभी को एकीकृत रूप से डेवलप किया जाएगा, विकसित करने वाली एक संस्था है जिसने वाइज नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, अर्थात कि वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम, इसमें एक रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट से संबंधित क्या तथ्य दिए हैं, क्या जानकारी दी है हिंदू कुश के लिए, इसको समझते हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझते हैं कि जो ICIMOD, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यह एक अंतर सरकारी ज्ञान प्रशिक्षण संगठन है। यह एक कैसा संगठन है? कई सरकारों का मिला जुला रूप एक संगठन होता है जो कि जलवायु, पर्यावरणीय जोखिमों और हरित अर्थव्यवस्थाओं और संधारणीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है कि किस तरीके से आप जलवायु को बचाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए अपनी हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है कि पूरी की पूरी जानकारी इसके द्वारा दी जाती है, नए नए उपाय इसके द्वारा सुझाए जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, बात करेंगे कि इसके कौन कौन सदस्य हैं। तो सदस्य के रूप में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, चीन होगा, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान इसके सदस्य हैं, क्योंकि हिंदू कुश हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से इन्हीं देशों के अंतर्गत आता है। तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि भारत भी इसका सदस्य है। तो देखते हैं इन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट दी है कि वाइज रिपोर्ट ने हिंदू कुश हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभाव बताए हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे हिंदू कुश हिमालय पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे, और संबंधित देश जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब किस तरीके से प्रभावित होंगे और इनके सामने क्या चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए, इन सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये चुनौती बता रहे हैं, यानी प्रभाव बता रहे हैं कि ग्लेशियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका मानना है कि 2010 के दशक में 65% अधिक तेजी से पिघलने की दर देखी गई है ग्लेशियर में। पिछले अपने तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ये बता रहे हैं कि पिछले कई दशकों की अपेक्षा 2010 के दशक में 65% अधिक तेजी से पिघले हैं ग्लेशियर, और जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती गई, जो कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में अगर वृद्धि होगी, तो 2015 की तुलना में 2100 तक ग्लेशियर का जो वॉल्यूम होगा वो 30 to 50% कम हो जाएगा। यहाँ पे ग्लेशियर्स का वॉल्यूम का मतलब हो गया कि ग्लेशियर में जो पानी है, जो बर्फ के रूप में जमा है, इसमें कमी देखने को मिलेगी, लगभग 30 to 50% इसमें कमी देखने को मिलेगी 2100 सदी तक, यानी 2100 वर्ष तक जो है कि इतनी कमी देखने को मिलेगी अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की ओर लगातार इंक्रीज होता गया। तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। दूसरा, वाटर सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सदी के मध्य में हिंदू कुश क्षेत्र में अधिकांश नदी घाटियों में जल स्तर अपने चरम पर आ जाएगा, यानी कि पीक वाटर। कहा जाता है कि हर एक चीज़ का एक पीक पॉइंट होता है, तो इसी तरीके से जो नदियों की घाटी है, जितना वो जल को समाहित कर सकती है, वहाँ तक जब जल मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे वो जल कम होने लगेगा, जिसकी वजह से उपलब्ध जल में कमी आने की संभावना हो जाएगी। समग्र रूप से सदी के अंत होते होते, यानी 2100 तक आते आते हो सकता है कि हमें इन देशों के सामने नदियों में जल की कमी देखने को मिलेगी, और एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी इन सभी देशों के लिए। साथ ही साथ जो खतरे
में वृद्धि हो रही है, कौन कौन से नेचुरल चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ होने लगती है, भूस्खलन होते हैं, बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं, हिमनद नदी जो होती है, हिमनद जो झील होती है, जो ग्लेशियरों वाली झील होती है, इनके टूटने से आने वाली बाढ़ जिसको हम लोग GLOF बोलते हैं, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जैसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी झीलें हैं जो बर्फ के रूप में जमी हुई हैं, अगर ये जो है कि अचानक से टूट जाती हैं तो इनसे बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे लगातार खतरों का अनुमान किया जा रहा है। तो ऐसे ये रिपोर्ट्स में बताया गया है, वाइज रिपोर्ट में, कि हिंदू कुश हिमालय पे जो प्रभाव पड़ रहा है तो इससे इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब बात होती है कि इस बिगड़ती हुई स्थिति से निपटने के लिए इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, म्यांमार, इन सभी देशों के पास हिंदू कुश हिमालय में होने वाली प्राकृतिक चुनौती जो समस्या है, इससे निपटने में कौन कौन सी समस्या आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ खराब अनुकूलन क्षमता है, क्योंकि वित्त और तकनीकी सहायता की कमी के कारण यहाँ पे समुदायों की अनुकूलन आवश्यकता और जरूरी अनुकूलन सहायता तक लोगों की पहुँच नहीं हो पा रही है। मतलब जैसी आवश्यक है वहाँ पे अनुकूलन क्षमता, उस पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है, यानी पहुँच नहीं हो रही है, तो एक समस्या है। दूसरा, जटिल और अप्रत्याशित खतरे, जैसे कि अग्रिम चेतावनी और अनुकूलन उपाय लागू करने में कठिनाई होती है। मंद गति से चलने वाली आपदाएं, जैसे अपर्दन धीरे धीरे होता है, जब वो अकस्मात अपर्दन में बदल जाता है, जैसे GLOF अर्थात कि जो हिमस्खलन वाली जो हिमालयन जो झील होती है उसके अचानक टूटने से क्या होता है, एकाएक बाढ़ आ जाती है, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास, इसी कारण बड़ी संख्या में समुदाय आपदाओं संबंधी जोखिम के प्रति क्या हो जाते हैं, सुभेद्य हो जाते हैं। जो पहाड़ी घाटियों में जो रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि भूस्खलन होने से उनके घर टूट जाते हैं, या हिमस्खलन होने से बहुत सारी बाढ़ आ जाती है, नदियों के प्रवाह बदल जाते हैं। तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। निम्न स्तर का संरक्षण होता है, क्योंकि लगभग 67 पारिस्थितिकी क्षेत्र और 39 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र अब भी यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। कंजर्वेशन एरिया में अभी भी 39% वैश्विक स्तर पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और 67% इको जो सिस्टम है उसको भी आप कंजर्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चुनौतियाँ भी इनके सामने हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि सीमित क्षेत्र सहयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका विस्तार मुख्यतः कई सारे देशों में, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल। लेकिन आपको पता है कि प्राकृतिक आपदाओं की भी या प्राकृतिक सुरक्षाओं की भी बलि चढ़ा देते हैं राजनीतिक हितों को पूरा करने में, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में। अब भारत और पाकिस्तान अगर पहाड़ी क्षेत्रों को लेके, कोई जलवायु परिवर्तन को लेके अगर कोई समझौते करने की बात करें, तो हो सकता है दोनों देशों के बीच में क्या होगा, अविश्वास पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र के माध्यम से ये हमसे POK वापस ले ले, जो कि हमारा ही हिस्सा है, फिर भी वो ऐसा करेगा। नदी घाटियों में पानी की कमी हो जाएगी, बाढ़ लगा के यहाँ पे पनबिजली योजनाएं चलेंगी। वहीं भारत चाइना के बीच में अक्साई चीन को लेके, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेके, भूटान के पास गलवान घाटी को लेके, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इन देशों के बीच में क्या है, अविश्वास पैदा हुआ है, यानी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए ये लोग सहयोग करने को तैयार नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उपेक्षा की जाती है। जो UNFCCC के जो COP जैसे अंतर्राष्ट्रीय जब जलवायु मंच पर मीटिंग्स होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हिंदू कुश हिमालय जैसी जो चिंताएं हैं इनकी, उस पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बड़े बड़े बयानबाजी होगी, अंटार्कटिका पे फोकस रहेगा, आर्कटिक पे फोकस रहेगा, जो कि नो मैन लैंड है, जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, इसको बचाने पे फोकस ज़्यादा होता है। जबकि जिस पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनकी जान माल हानि को बचाना इनकी प्राथमिकता में नहीं रह जाता। तो ये भी एक चैलेंजेस हो जाते हैं। तो अब आगे की राह देखने से पहले हिंदू कुश के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग कवर करते हैं, और इसका क्या महत्व होता है, प्रभाव क्या होगा, इस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ आप प्रभाव के रूप में जो अभी आपने ग्लेशियर पढ़ा, जल सुरक्षा पढ़ा, खतरे पढ़े, उसमें आप और भी प्रभाव देख सकते हो हिंदू कुश हिमालय पर। जैसे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से यहाँ पे जो प्रजातियों का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि हो रही है, प्राकृतियों के जो प्रजातियों के रेंज में परिवर्तन हो रहा है। और प्रभाव की बात करेंगे तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, जिसमें फसल की क्षति हो रही है, चारे की कमी हो रही है, पशुओं की मृत्यु हो रही है, जिससे माइग्रेशन लगातार बढ़ रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव हो रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से कहीं ना कहीं नदी में बाढ़ आने से फसलों का नुकसान हो जाता है मैदानी क्षेत्रों में। वहीं अगर हम बात करें तो चारे की कमी हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, पशुओं की मृत्यु होने लगती है।
ग्लेशियरों में जमा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जिसको हम पीओपी कहते हैं, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जल चक्र में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ग्लेशियर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक प्रदूषक जमा है। जब तक वो जमे हुए फॉर्म में है तब तक तो हमारी पृथ्वी पे या प्रकृति में हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर वो गैसीय फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जल में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वो हमारे वायुमंडल में जाएंगे और वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो ग्लेशियर पिघलने पर ही हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो रही है। वहीं एल्बिडो में गिरावट की दर जो है कि कम हो जाती है। एल्बिडो की क्या होती है? सामान्यतः दुनिया में एल्बिडो का जो वर्तमान स्तर है वो 35% है। अगर इससे कम हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब बात आती है कि सर एल्बिडो क्या होता है? तो एल्बिडो ये मान के चलिए दोस्तों कि जितना भी सूरज के द्वारा अर्थ पर प्रभाव मतलब प्रकाश भेजा जाता है उसमें लगभग अगर मान लीजिए 100% प्रकाश जो है कि सूरज पृथ्वी पर भेज रहा है तो 35% जो है कि क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। और 35% रिटर्न हो जाने की वजह से ओनली 65% जो है कि पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना है। अगर ये 35 की जगह घट के 20% केवल रिटर्न होगा तो वृद्धि किस में होगी? कहीं ना कहीं आपका ये 80% हो जाएगा टेम्परेचर अर्थ पे, तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो एल्बिडो की गिरावट भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब एल्बिडो के बारे में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा कि एल्बिडो क्या होता है। और आगे देखते हैं, हिंदू कुश हिमालय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे में है। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी आपको यहीं देखने को मिलती, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, K2 गार्डविन ऑस्टिन हो, कंचनजंगा हो। साथ ही साथ इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है या एशिया का वाटर टावर, यानी कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो सतत वाहिनी होती है। पूरे 12 महीने ये बरसात के मौसम पर निर्भर न रह के 12 महीना इनमें पानी देखने को मिलता है। फिर चाहे उसमें गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, यमुना हो गई, शारदा हो गई, सिंधु हो गई, म्यांमार की साल्विन नदी हो गई, इरावदी नदी हो गई, मेकोंग नदी हो गई, जो कि एशिया के कई देशों से होकर जाती है। तो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं, इसीलिए इसको एशिया वाटर टावर कहते हैं। आप यहाँ पर इसके ब्लू वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देश देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान देखिए यहाँ पे, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान से आगे बढ़ेंगे तो इंडिया में देखने को मिलेगा। फिर इंडिया के ऊपर नेपाल है, यहाँ चाइना में विस्तार, फिर यहाँ भूटान में भी विस्तार है, यहाँ म्यांमार में विस्तार है। तो ये जितना भी नीला वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं वो सभी का सभी क्या है? हिंदू कुश हिमालय की रेंज में आता है। तो ये सारे प्रभाव इन सभी देशों पर भी पड़ेंगे। अगर हम महत्व की बात करें हिंदू कुश हिमालय का, तो क्या महत्व है? पहला, गंगा, सिंधु, इरावदी, ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता, कोसी, साल्विन ऐसी प्रमुख नदियों के लिए ये जलापूर्ति करता है। 12 महीने लगातार इसमें जल रहता है। वहीं यह जलवायु प्रणाली को विनियमित भी करता है, क्योंकि हिम आवरण सौर प्रकाश को परावर्तित कर वातावरण को ठंडा रखता है। अर्थात एल्बिडो, अगर ये एल्बिडो का मान 35% से घट के अगर 22 के आसपास आ जाए, 20%, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए 35% या इससे और ऊपर अगर हम बढ़ें 40% के आसपास तो वातावरण हमारा ठंडक में रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं मनोरंजक गतिविधि के लिए रूप में आप में देख सकते हैं कि क्या करता है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो है कि डेवलप किया था, और टूरिस्ट की वजह से ही क्या होता है, आर्थिक अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलता है। आप हिमालय में जाते हैं घूमने, हिमाचल में, जम्मू में, नेपाल में, भूटान में, तो वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसको आर्थिक अवसर भी देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। आपने बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे कि हमारे देश के जो महान साधु संत हैं वो हिमालय की जो है कि चोटियों पर जाके वहाँ तपस्या में लीन हो जाते हैं आध्यात्म की खोज में। तो जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, केदारनाथ का क्षेत्र हो गया, तो ये सभी भी यहाँ पे समाप्त होने की संकट में आ जाएंगे। वहीं क्रायोस्फीयर के घटक जैसे कि परमाफ्रॉस्ट होते हैं, हिमनद, झील कई तरह की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, और अगर ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पे ग्लेशियर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत के स्तर पे अगर हम देखते हैं तो भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन NMSHE का इसका क्रियान्वयन कर रहा है। तो यानी एक राष्ट्रीय मिशन भी चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। वहीं 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भी एक भाग है, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के मिशन चलाए जाते हैं, जिसमें ग्लेशियरों की सुरक्षा का भी एक मिशन है। वहीं हिमांश नामक एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2016 में चंद्रा बेसिन यानी हिमाचल प्रदेश में की गई, और साथ ही साथ
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कैचमेंट बेसिन के स्तर पर ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले अपवाह का आकलन किया जा रहा है कि अगर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो जो नदियों में अपवाह तंत्र बढ़ेगा उससे कितना नुकसान हो सकता है। वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो ICIMOD ने हिंदू कुश हिमालयन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम चालू किया। माउंटेन मिनिस्ट्रियल समिट जैसी कई सारी पहले शुरू की हैं इन्होंने, और यूनेस्को ने भी ग्लेशियर निगरानी सेवाएं आरंभ कर दी हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सरकारें हाथ पे हाथ धरी बैठी हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एफर्ट वो लोग भी अब शुरू कर रहे हैं। और आगे की राह में क्या हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं? पहला, अनुकूलन और समन हेतु मदद करने के लिए तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करो। संबंधित देशों से क्या करना, संबंधित देशों के बीच डेटा और सूचना का साझा प्रयास करो कि हम कैसे भी करके एक दूसरे देशों को शेयर कर सकें। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हम भारत पाकिस्तान वाला युद्ध का माहौल देखते हैं, भारत चाइना के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम चाइना पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते, या पाकिस्तान को अगर या चाइना को कोई जानकारी मिलती है तो भारत के साथ शेयर नहीं करते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करना पड़ेगा। वहीं पर्वतीय समुदायों और जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रभावी रूप से संरक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आगे देखेंगे जो निगरानी नेटवर्क में क्या सुधार किया जा रहा है, तो स्थानीय स्तर पर मापन, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह से प्राप्त डेटा और मॉडलिंग जैसे तकनीकों की भी मदद हमें लेनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाओ, जिससे सभी जलों का एकीकृत प्रयोग किया जा सके एकीकृत तरीके से, और पूर्वानुमान भी लगाया जा सके कि हाँ बदलावों में जो हो रहे हैं इन सब चीज़ों को, जल स्रोतों का बेहतर मानचित्रण किया जाना चाहिए, और हितधारकों से भी परामर्श और संवाद करना चाहिए, जिसमें पर्वत के रहने वाले समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकार आदि शामिल हो सकें। और ये सभी लोग एक मंच पर बैठ के वहाँ के लोकल लोगों से बात करें, लोकल कम्युनिटी से बात करें, सिविलियन से बात करें, नागरिक समाज से, प्राइवेट सेक्टर से भी हम बात करें कि आप इसके संरक्षण के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हितधारकों का भी प्रयोग करके कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात करनी थी, क्लियर करनी थी कि आप लोगों में से बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के, मेरे छोटे बड़े भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, बहनों के, कि सर आप पूरा लाइन टू लाइन जो है कि पढ़ाई करिए, आप कोई भी लाइन को स्किप मत करिए। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं लाइन टू लाइन पूरी चीज़ बताऊंगा तो फिर मेरे और आपके पढ़ने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर तो आप खुद ही उस मैगज़ीन को पढ़ सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट पे विज़न की मैगज़ीन जो है कि फ्रीली अवेलेबल होती है। लेकिन चैलेंजेस क्या आता है कि विज़न IAS की मैगज़ीन या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके पूरे टॉपिक का सार समझ पाना कि ये टॉपिक किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, प्रीलिम्स में कौन सी इंपॉर्टेंस है, कौन सी मेंस में इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों को अपने आप में समझ पाना एक लंबे अनुभव की कहानी है, जो कि मेरे पास एक लंबा अनुभव है। मैं विज़न IAS की मंथली मैगजीन को पिछले 4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और अभी इस बार मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो विज़न IAS की रेगुलर बेस पे अच्छी तरीके से मैगजीन को कवर करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि केवल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जिसमें कंटिन्यूसली बनी रहे, सिस्टमैटिक रहे, हायरार्की के साथ, ताकि आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉपिक क्यों चर्चा में था, क्या उसमें कॉन्स थे, क्या इसमें प्रॉन्स थे, और उसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पे चीज़ों को समझ पाएँ। और मैं हो सकता है कि आज शाम में या कल, प्रॉमिस कर रहा हूँ आज शाम में ही ऐसे पूरी कोशिश रहेगी कि विज़न IAS की मैगजीन जो है मंथली मैगजीन, इसके नोट्स कैसे बनाएं प्रीलिम्स मेंस के लिए, ताकि आप रिवीजन क्विक तरीके से कर सको। हर बार तो आप 1-1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन इसके नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए भी मैं आज क्लास लेकर आऊँगा, पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज़ के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले खुद स्टडी करता हूँ, टॉपिक को समझता हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए एग्जाम को ध्यान में रख के, क्योंकि ट्रेंड बहुत चेंज होता जा रहा है UPSC और UPPCS का, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ मिली सारा कुछ हम पढ़ लें, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्या आती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। हमारी कोशिश क्या होती है कि हमें कोई भी किताब मिल जाए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग बिपिन चंद्रा भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, और आपका जो है कि बहुत सारी बुकें आती हैं उसको भी पढ़ेंगे।
अरे भाई, एक बुक पढ़नी है लेकिन उस पर कई बार कमांड करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे जो चीज़ वेस्ट लगती है मटेरियल, वो मैं हटा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि विजन आईएएस ने जो लिख दिया वो सब कुछ सही है। भाई, जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही केवल पढ़ेंगे ना, ज़्यादा हमें चीज़ों को नहीं कवर करना है। इसीलिए आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाइए, तो अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। आप इतने नासमझ नहीं है, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पूरी लाइन टू लाइन में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बोरिंग भी हो जाएगा, और फिर मुझे भी खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने में। इसीलिए मैं अपने अनुभवों के आधार पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मैं लगभग सारी चीज़ें कवर करता हूँ। 20% के आसपास मैं पैराग्राफ्स को स्किप करता हूँ, अदरवाइज पूरी की पूरी चीज़ों को समझाता हूँ। चलिए अब आते हैं हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, एनर्जी ट्रांजिशन। आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सारे टॉपिक जो है कि इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक्सचेंजर नामक कंपनी के सहयोग से फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नाम से एक शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी कर रहा है? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ये आप यहीं पे समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आप अनवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसी को एनर्जी ट्रांजिशन कहा जाता है, अर्थात कि संक्रमण कहा जाता है। आप क्या कर रहे हो? जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसी को एनर्जी ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही साथ उसमें एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक को भी प्रकाशित किया गया, जिसको ईटीआई कहते हैं। तो एक रिपोर्ट भी है और एक सूचकांक भी है। तो पहले हम सूचकांक के बारे में जानते हैं कि 2023 के बारे में सूचकांक। यह सूचकांक 3 मापदंडों, जिसमें इक्विटी यानी समता, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और सस्टेनेबिलिटी अर्थात कि संधारणीयता के आधार पर तैयार की जाती है। और इस सूचकांक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। वो क्या दिए हुए हैं? तो यहाँ पे जब रैंकिंग की बात करेंगे तो स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क को स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 120 देशों में 67वां स्थान प्राप्त हुआ है, 67। एनर्जी ट्रांजिशन में वर्क करने के लिए, यानी एनर्जी ट्रांजिशन के काम को अच्छा करने के मामले में भारत 67 नंबर पे आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत और सिंगापुर केवल 2 ऐसे देश हैं जो ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन के सभी पहलुओं पर प्रगति कर रहा है। बाकी दुनिया के कोई देश भी नहीं, इवन कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे भी सभी पहलुओं पर प्रगति कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। केवल भारत और सिंगापुर को ही यह उपलब्धि प्राप्त हुई कि इन्होंने सभी पहलुओं पर जो है कि क्या किया है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया है और प्रगति की है। बात करेंगे अब हम एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया भी अभी कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रक द्वारा ऊर्जा उत्पादन और खपत में जीवाश्म आधारित स्रोतों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला से पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने की दिशा में बढ़ना ही एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है। इन शॉर्ट मैंने लिखा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना, या परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना ही एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है। तो बात आती है कि भारत 67 नंबर पे आया है और भारत कोशिश कर रहा है कि हम भी टॉप 10 में शामिल हो जाएं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में एनर्जी ट्रांजिशन की आवश्यकता ही क्यों है। क्या भारत में जो आपके जीवाश्म आधारित स्रोत हैं, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, क्या इनकी कमी हो रही है, या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लगातार भारत इसका प्रयास कर रहा है? तो हम इसको समझते हैं। तो पहली चीज है कि उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, क्योंकि विद्युत उत्पादन करने में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में योगदान अकेले इस क्षेत्र का कितना, लगभग 34% है 2019 के अनुसार। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतने मकान मिल रहे हैं, उतने मकानों के साथ उतने आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। उन सभी को चार्ज करने के लिए, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, एसेसरीज, एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल बिजली पर चल रहा है। तो भाई जब बिजली पर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी अधिक है, हर व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, हर व्यक्ति को विद्युत चाहिए। और विद्युत का उत्पादन करने में परंपरागत तरीके से, जिसमें हम कोयले का प्रयोग करते हैं या तेल का प्रयोग करते हैं, क्रूड ऑयल का या प्राकृतिक गैस का करते हैं, तो इसके मामले में ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस, उसका लगभग 34% जो है कि योगदान है विद्युत क्षेत्र का। तो ये तो हम डिमांड पूरी हमेशा करते रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों ना हम इस क्षेत्र को क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर दें, नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट करें। दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव की अगर हम बात करेंगे
तो जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन, निष्कर्षण का मतलब होता है खनन, खनन करने और उसे जलाने से क्या होता है, वायु एवं जल प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति होती है। तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य, फेफड़ों जैसे संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत ने कुछ प्रतिबद्धताएं दे रखी हैं कि भारत को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और पंचामृत संकल्प, जो कि COP26 में लिया गया था मोदी जी के द्वारा इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड में ही, और उसमें इन्होंने कहा था कि 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में हम गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत अर्थात कि नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर 2030 तक 100% अगर हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें 50% जो योगदान होगा वो नवीकरणीय ऊर्जा का होना चाहिए। ऐसा भारत का जो है कि लगातार प्रयास है और 2070 तक तो नेट जीरो उत्सर्जन करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर अगली बात करें कि ऊर्जा की निर्भरता में भी हमें कमी करनी है, जो कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला में अगर अस्थिरता आ जाती है, व्यवधान हो जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो जाती है। तो ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है, क्योंकि अभी हाल ही में रसिया यूक्रेन संकट के कारण भारत को ईंधन की कीमतों कैसी मिली, महंगी कीमत मिली। यानी कि जब आपका यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा था उस समय आप देखोगे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी महंगी थी, आपके क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई थी, आपके पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से हमें आयात करने में प्रॉब्लम हो रही थी युद्ध के दौरान। और अगर हम इसकी निर्भरता को खत्म करके अपने देश पे निर्भर रहते, स्वदेशी हो जाते, आत्मनिर्भर होते, तो शायद हमें ये चैलेंजेस नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ किफ़ायती और सुगम ऊर्जा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके, जैसे सौर, फोटोवोल्टेक, तटवर्ती जो पवन ऊर्जा है, तटीय क्षेत्रों में इनकी लागत में भी कमी आएगी और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भी इन्हें स्थापित किया जा सकेगा, जिसलिए बिजली की कीमत जो आज हमें बहुत महंगी चुकानी पड़ती है वो काफ़ी हद तक सस्ती हो जाएगी। और आगे पढ़ते हैं कि और क्यों, तो हरित रोजगार सृजन करने के लिए, यानी कि ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अनुसार 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 43 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ऐसा ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, भारत में ही, भारत में अगर हम नवीकरणीय क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं ऊर्जा के सेक्टर में, तो लगभग 43 मिलियन लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि रोजगार का आंकड़ा है, तो इसलिए भी हमें रोजगार की समस्या से निपटने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। अब आगे हमारी एक हेडिंग है एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, उनको समझने से पहले हम समझेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि रिपोर्ट जारी करती संस्था, तो इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1971 में यह गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था और ये सार्वजनिक निजी साझेदारी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करता है। यह समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक अन्य नेताओं को एक मंच पर लाता है। साथ ही साथ इसका जो मुख्य फोकस क्षेत्र होता है चौथी औद्योगिक क्रांति, जो कि चौथी औद्योगिक क्रांति को हम लोग औद्योगिक क्रांति 4.0 लिखते हैं, जो किस पे आधारित है, साइबर पे आधारित है, इंफॉर्मेशन पे आधारित है, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, ग्लोबल कॉमन्स का समाधान और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों का निपटान करना ही इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है। सदस्यता के रूप में आगे देख लेते, छोड़िए प्रमुख रिपोर्टर्स, अगर प्रमुख रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है इसके द्वारा, और G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस जैसी प्रमुख पहले चलाई जा रही हैं, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, यानी कि गेइया, इस तरीके की इसके द्वारा पहल चलाई जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच जो है आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न प्रीलिम्स में बनते हैं। और वहीं अब हम बात करेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत के प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। तो पहला प्रयास है राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, यानी कि 2015 में अपतटीय पवन जो आपके कोस्टल रीजन है, और हमारे देश में तो 9 राज्य ऐसे जो कोस्टल रीजन पे हैं, तो कोस्टल रीजन पे सबसे अधिक हवाएं चलती हैं, वहां पर आप अपतटीय क्षेत्रों में लगा सकते हो। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 लॉन्च की गई। हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया नीति 2022 लॉन्च की गई। वहीं ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता, इसको भी लॉन्च किया गया, इसको भी लागू किया गया।
वहीं इसके द्वारा योजनाएं और पहले कौन सी शुरू की गई भारत के द्वारा, तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो कि 2008 में शुरू किया गया और जिसमें 8 कोर एरिया की बात की गई, जिसमें आपका यह भी एक शामिल है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की बात हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की भी बात हो रही है। और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सहयोग की बात करेंगे तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में स्थित जितने भी देश हैं जो जिस पर सूर्य की रोशनी का सबसे अधिक प्रभाव होता है, वहां से वो एनर्जी तैयार कर सकते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो कि COP26 में इसको दिया गया था एक नए प्रोजेक्ट के रूप में, तो इस पर भी फोकस किया जा रहा है भारत के द्वारा। वहीं मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी से रिलेटेड है। और विश्व बैंक का पहला लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन, इनको भी चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन प्रयास करने के साथ साथ प्यारे भाइयों कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं, उन चुनौतियों से भी निपटना पड़ता है। तो आइए, पहली चुनौती क्या है हमारी कि पारंपरिक स्रोतों पर अधिक निर्भरता है हमारी। पारंपरिक स्रोतों पर क्या है, निर्भरता हमारी बहुत अधिक है, क्योंकि 2023 तक ऐसा माना जाता रहा कि जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का योगदान 50% से भी अधिक था। यानी जून 2023 तक यह माना गया कि जितनी भी एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है उसमें 50% से अधिक योगदान जीवाश्मिक स्रोत का है। वही हमारा टारगेट क्या हो गया अब कि 2030 तक हम इस 50% को किस में शिफ्ट कर देंगे, गैर जीवाश्मिक में। तो यही तो हमारा एक टारगेट है, लेकिन अभी भी ये चुनौती बनी हुई है। वित्तीय बाधा की बात करेंगे तो भाई एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 2015 से लेकर 2030 की अवधि के लिए लगभग 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश की आवश्यकता है। जबकि भारत की इकोनॉमी क्या है, भारत अपनी इकोनॉमी को खुद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहा है अगले 2024-25 तक, ऐसा माना गया 2024-25 तक। तो जिस देश की GDP 5 ट्रिलियन डॉलर की बननी चाह रही हो, उसमें भला 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप अपनी GDP से भी कई गुना अधिक, मतलब कितना अधिक जो है कि आपको केवल एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, जबकि आपके पूरे भारत की GDP इतनी नहीं हो पाई अभी तो ये भी एक चुनौती है। आगे देखेंगे, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, कम लाभ और जोखिम अधिक होने की वजह से, साथ ही साथ अस्पष्ट और अस्थिर नीतियों की वजह से निजी क्षेत्रों की भागीदारी बहुत कम है। वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट देखता है। अगर प्रॉफिट कम है और रिस्क ज़्यादा है तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। न्याय संगत तरीके से ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करना, यह भी एक प्रॉब्लम है कि जीवाश्मिक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला से जो छोटे जो क्षेत्रक है, श्रमिक हैं, उनके आर्थिक संकट को बढ़ा सकता है। भाई जो जीवाश्मिक ईंधन की आपूर्ति में लगे पड़े हैं, कोयला की सप्लाई करने में कई सारे ट्रक चालक हैं, कई सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको नुकसान हो रहा होगा। केंद्र और राज्यों के लक्ष्यों एवं उनके कार्यान्वयन में तालमेल का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति तय की जाती है, निर्धारण तय किया जाता है, उसमें राज्यों की क्या है, प्राथमिकता से टकराव हो जाता है। अब जैसे जो कोयला संपन्न राज्य है, जो गोंडवाना लैंड वाले रीजन है, रानीगंज, मयूरभंज, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों को तो कोयला से ही ज़्यादा फायदा है। तो इनके साथ भी एक प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हो सके तो ये नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता ही ना दें। वहीं प्रौद्योगिकी की उपलब्धता भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर कम कार्बन उत्सर्जन करने के लिए जो प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण की क्षमता का अभाव है भारत में, क्योंकि अपतटीय पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, ऊर्जा भंडारण आदि इसमें शामिल है, जिसकी क्षमता का अभाव है हमारे भारत में। तो कोई बात नहीं, आप लोग पॉजिटिव भी रहिए, क्योंकि हमें अब कंक्लूजन के तौर पे लिखना है मेंस में कि आगे की राह और क्या हो सकती है। तो आगे की राह की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन आधारित अकुशल ताप विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाए, मतलब धीरे धीरे इनको समाप्त करने पे फोकस किया जाए। जो कि जीवाश्म ईंधन का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अकुशल ताप विद्युत है, मतलब बहुत ही दक्षता से उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, दक्षतापूर्ण यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो है कि पावर प्लांट को सप्लाई को बंद कर दीजिए। दूसरा, मिश्रित वित्त संरचना को अपनाना चाहिए, मतलब इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों के सहयोग को बढ़ाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ऐसे जोखिमों को कम करने का के लिए रणनीतिक रूप से पूंजी प्रदान करनी चाहिए, जिससे निदान जो है कि अकेले निजी क्षेत्र पे ना करना पड़े। प्राइवेट और पब्लिक दोनों को बढ़ना चाहिए आगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। वहीं साथ ही साथ अगर हम तीसरे स्तर पे देखें तो अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दीजिए। इन क्षेत्रों में कोयला गैसीकरण, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, उच्च दक्षता वाले ईंधन सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये सभी शामिल हैं। इनके लिए हाई या एडवांस लेवल की आपको टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा।
वहीं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का भी सहयोग किया जा सकता है। ये असल में एक प्रकार का वित्तीय सहयोग व्यवस्था है। यह कोयले पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन और इसके कारण से उत्पन्न सामाजिक प्रभावों का समाधान करने में मदद देगा। साथ ही साथ सक्षम योजनाओं, कार्रवाइयों और गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ राज्य स्तरीय फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाना चाहिए। और आखिरी पॉइंट में अगर हम यहाँ पे समझेंगे कि कार्यबल को उन्नत कौशल प्रदान करते हुए फिर से रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाइए, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो एजेंसी है उसने खुद कहा है कि लगभग 43 मिलियन जो है कि इससे रोजगार जनरेट हो सकता है इंडिया में। तो ये भी एक जरूरी चीज़ है कि आप रोजगार को ओरिएंटेड करिए, रोजगार उन्मुख करते हुए आप इसकी स्थापना कीजिए नए नए लेवल पे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड का अनुपालन। यानी कि कोयला पे चलने वाले जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनके लिए कितना उत्सर्जन कर सकते हैं वो लोग, उसके लिए क्या मानक तय किया गया है, उसका अनुपालन करने पर फोकस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इसके लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम CSE आगे बोलेंगे शॉर्ट में, ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यानी CSE ने कोयला आधारित चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे कितना सल्फर का ऑक्सीजन मतलब उत्सर्जन होता है सल्फर ऑक्साइड का, उसकी स्थिति का आकलन किया है। और ये एक प्रकार का गैर सरकारी NGO भी, गैर सरकारी संगठन यानी NGO है। और आगे अगर हम बात करें पहले आगे बढ़ने से पहले कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर यह आधारित है। और साथ ही साथ CSE ने यह आकलन ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यानी FGD, पढ़िए इसको, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, अर्थात कि यह एक ऐसी पद्धति होती है, ऐसी तकनीक होती है जिससे सल्फर के ऑक्साइडों का उत्सर्जन कम किया जाता है। इस उपकरणों को लगाने की स्थिति के आधार पर तय किया है। यानी जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा FGD उपकरण लगाए गए, फ्लू जो गैस डिसल्फराइजेशन है उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है CSE ने, सेंटर फॉर, मैंने क्या बताया अभी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है FGD। ध्यान देने वाली बात है कि जो जीवाश्मिक ईंधन पे आधारित जो विद्युत संयंत्र है यानी कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है उनके द्वारा कितना सल्फर डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है ताकि वायुमंडल में ये ना पहुंचे, नुकसान ना करे, तो इसको लगाने वाली एक तकनीक है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से पहले हम जरा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, एक शब्द आया है जो कि प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, तो पढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर तो भाइयों नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और यह एक सांविधिक संस्था है। अब सांविधिक संस्था का मतलब क्या हो गया कि संसद ने इसको एक्ट पारित करके बनाया है और इसका गठन विद्युत अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। इसका विजन क्या है कि पर्याप्त गुणवत्ता वाली विश्वसनीय 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और हालिया कदम क्या है कि 2022 से लेकर 32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की गई है। ठीक है, 2022 से 2032 के लिए। और कार्य क्या है इसका, तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर यह सलाह देती है केंद्र सरकार को कि अगर आप राष्ट्रीय विद्युत नीति कोई बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, क्या पहल शुरू कर सकते हैं, इससे संबंधित वो सलाह देती है। वहीं विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण अर्थात कि ट्रांसमिशन मतलब एक राज्य में प्रोडक्शन होना और दूसरे राज्य को विद्युत को सप्लाई किया जाना तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क को भी ये रेगुलेट करती है कि किसी भी प्रकार से फिर दो राज्यों के बीच में विद्युत को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और इसके सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 13 अन्य सदस्य होते हैं जो कि 14 टोटल सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स की जानकारी के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु दिया गया है वो क्या कहा गया है। तो रिपोर्ट में दोस्तों ऐसा है कि क्या कहा गया है, तो आप देख लेते हैं। पहली चीज कहा जा रहा है कि अभी तक केवल 5%, अभी तक कितने, केवल और केवल 5% थर्मल पावर प्लांट्स में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया गया।
और वहीं 17% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इन्होंने उत्सर्जन मानदंडों से संबंधित अभी अनुपालन प्रारंभिक चरण में, यानी कि अभी इस प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। तो 5% तो केवल अभी लागू हुए हैं और 17% अभी प्रोसेस में है। और आगे देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट, जो कि टीपीपी का फुल फॉर्म है, जो मैंने ऊपर ही बता दिया, उसके लिए मानदंड क्या तैयार किया गया है। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार 2015 में ही कह दिया था कि टीपीपी अर्थात थर्मल पावर पॉइंट्स, जो पावर प्लांट्स हैं, इनसे होने वाले सल्फर के ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरणीय संबंधी मानक जो है कि निर्धारित किए गए थे। और ये मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन, इन सभी को रेगुलेट किया जाता है 1986 के पर्यावरण अधिनियम के तहत। यह पूछा जा सकता है आपसे। और इनसे संबंधित क्या समय सीमा है, तो इसमें 3 श्रेणियां हैं, ए बी सी। ये जो 3 श्रेणियां हैं, तो ए श्रेणी में आता है एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित जितने भी पावर प्लांट्स होंगे, उनके लिए कहा गया कि 31 दिसंबर 2022 से बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया कि इस समय तक वो किसी भी प्रकार से अपने यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ना ऊपर, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD जो उपकरण है उसको जरूर लगवा लें ताकि उसका स्टोर करना शुरू करें। दूसरा है बी कैटेगरी कि गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित अगर कोई संयंत्र है तो उसे 31 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया। वहीं अन्य सभी जितने भी संयंत्र बच रहे हैं पूरे भारत में जहां जहां भी लगे, उन्हें 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है कि ताकि वो अपने यहाँ इन पावर प्लांट्स को अर्थात कि इन FGD टेक्निक को या उपकरण को लगा लें ताकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन को कंट्रोल किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग इससे कम होगी। बात करते हैं आगे, इसमें हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 2027 से अपने संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाली थर्मल पावर प्लांट्स को सल्फर के ऑक्साइड के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने पहले ही कह दिया कि अब हम अपने संचालन को बंद करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स को 2027 से पहले या उस समय तक बंद कर देंगे, तो फिर उनको क्या आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन में तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी कि अपने घर का दरवाजा तो नहीं है ना कि कहीं बाहर जा रहे हैं मार्केट में, दरवाजा बंद किया ताला लगा दिया। एक कंपनी को पूरा वाइंड अप होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। और फिर आगे देखते हैं जल के उपयोग से संबंधित मानदंड क्या है कि सभी वंस थ्रू कूलिंग वाले संयंत्रों के लिए कूलिंग टावर स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। वहीं बेनिफिशिएटेड कोयले के उपयोग से संबंधित क्या मानदंड है कि इसका उद्देश्य होता है फ्लाई ऐश के सृजन को कम करना। जो बेनिफिशिएटेड जो कोयले के उपयोग संबंधी जो मानदंड है उसमें कहा गया कि फ्लाई ऐश के सृजन को कम किया जाए, क्योंकि कोल बेनिफिशिएटेड एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि कोयले से बेनिफिशिएटेड जो प्रक्रिया है कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों जिसमें वाष्पशील पदार्थ या राख को अलग करके कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि जो कच्चा कोयला है उससे आप जो अशुद्धियां हैं, फ्लाई ऐश है या वाष्पशील पदार्थ है, राख है, इन्हें पहले ही आप अलग कर लीजिए। उससे क्या होगा कि कोयले की दहन क्षमता बढ़ जाएगी, तो हम कम कोयले में अधिक काम कर सकेंगे। बात करेंगे अगर हम प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या है, दहन से पूर्व, दहन के समय और दहन के बाद। तो क्या स्तर है, दहन से पहले आप कोयले की धुलाई करो और उसका मिश्रण करो, यानी जो उस पर राख वगैरह इन सबको अलग करो, वाष्पशील पदार्थ है इन सबको अलग करो ताकि कोयले की क्षमता बढ़ सके। वहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर और ओवर फायर एयर को लगाया जाता है। जितने भी बॉयलर होते हैं वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में, वहाँ पे लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर और ओवर फायर एयर को लगाया जाता है जिससे नाइट्रोजन के उत्सर्जन कम हो सके। और भट्टी में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम किया जा सके। तो चूना पत्थर भी योग होता है। वहीं दहन करने के बाद कुछ टेक्नोलॉजी कैसी है, जैसे सल्फर के ऑक्सीजन को रोकने के लिए FGD अभी हम पढ़ ही रहे हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। वहीं नाइट्रोजन के उत्सर्जन को रोकने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी है। और PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए भी ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है या यूज की जा रही है। और अब हम इसी के बाद आगे देखते हैं कि नए मानकों के अनुपालन में कितनी जो है कि चुनौतियां आने वाली हैं कि नए जो मानक हैं उनका अनुपालन कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि उच्च निवेश, इसमें हाई निवेश की बात हो रही है। 2020 में उत्सर्जन मानदंड को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है।
दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी अथवा उपकरणों का आयात करना। भारत में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के कुछ घटकों का विनिर्माण नहीं किया जाता है। वहीं एफजीडी की आपूर्ति के लिए बोलीदाता भी नहीं मिल पाते हैं, यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़कर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे मानक में और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है कि कम प्रॉफिटेबल लग रही है। तो ये भी प्रॉब्लम्स है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव, जिसकी वजह से जो टेंडर वगैरह जारी करना था, इम्प्लीमेंट करना था, इस प्रक्रिया में पूरी देरी हो गई। उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने पे बहुत कम जुर्माना लग रहा है, जिसकी वजह से विद्युत संयंत्र लगातार इस तरीके के कार्यों को कर रहे हैं कि वो मानदंड का उल्लंघन करते हैं, थोड़ा बहुत मौद्रिक जो है कि जुर्माना लगता है, उसे दे के फिर वो फ्री हो जाते हैं। तो जुर्माना भी हाई लेवल पर लगाइए कि कंपनी को पूरा वाइंड अप कर दिया जाएगा या पूरी कंपनी को कोलैप्स कर दिया जाएगा, या उसका बहुत बड़ा परसेंटेज 50% करीब जुर्माना लगेगा उसके नेट प्रॉफिट पे, तब जाके कंपनी थोड़ा इन मानदंडों को पालन करने के लिए काम करेगी। वहीं रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिया गया है। वो सुझाव क्या है कि संयंत्रों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है कि नहीं देना, ये तय करो पहले, कि अगर ये अनुपालन को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करते हैं तब तो उन्हें संयंत्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दीजिए, सब्सिडी दीजिए, प्रमोशन दीजिए, पीएलआई जैसे योजना है ना, प्रोडक्शन जो है कि लिंक्ड इंसेंटिव है, प्रोत्साहन तब दीजिए। अगर वो अनुपालन को समय सीमा पर लागू नहीं कर पा रहा है तो उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मत दीजिए। सहयोग की बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इस मामले में जो है कि वो सहयोग कर सके एक दूसरे का। उत्सर्जन संबंधी डेटा जो है उसे भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है कि उसका प्रयोग किया जा सके कि कितने स्तर पे जो है कि उत्सर्जन हो रहा है। वहीं 1 वर्ष के लिए अनुदान या सब्सिडी की योजना बनाओ। थर्मल पावर प्लांट जो प्लांट्स हैं, इनके अनुपालन हेतु आवश्यक उच्च अग्रिम लागत की पूर्ति हेतु धन जुटाने में सक्षम बनाकर मानदंडों का तीव्र अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है। साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी के आयात करने वाले कर पर हटा देना चाहिए, कि प्रत्यक्ष जो इस प्रकार का जो कर लाभ होता है वो ताप विद्युत संयंत्रों को इन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु, आयात करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, ताकि इन पे जो शुल्क लगता है या टैक्स लगता है उसको हटा दिया जाएगा। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, फॉरेन से नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जिससे इन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। लेकिन सरकार के द्वारा क्या होता है, इस पे टैक्स और प्रशुल्क इतना अधिक लगा दिया जाता है कि वो लोग जो है कि फिर इसका प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, टॉपिक पूरे क्लियर हो रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहा होगा एक माइंड में कि एक फ्रेमिंग बन रही होगी कि टॉपिक क्यों करंट में आया था, क्यों चर्चा में था, उसके क्या नुकसान थे, क्या फ़ायदे थे, क्या टेक्नोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इंडिया में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली 3 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की है। ध्यान देना, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कि वो जो होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करती है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा इन तीनों योजनाओं को, कि भारत को आपदा रोधी या आपदाओं को सहने में सक्षम बनाने के लिए देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को और मजबूत करना है। कि मतलब को भारत को क्या करना है कि या तो आपदा रोधी कर दें या आपदाओं को सहने में सक्षम बना दें, इतना जो है कि पावरफुल बना दें कि इस आपदा के जोखिम को कम से कम किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत तंत्र क्या है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है, इसी के तहत तो कोविड-19 को भी जो है कि कंट्रोल किया गया था। बार बार आपने कोविड-19 में एनडीएमए एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लगातार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, कि इसी का प्रयोग करके कोविड-19 जैसी महामारी को कंट्रोल किया जा रहा था। तो समझते हैं इसके बारे में कि क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न आ सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यह देश में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च स्थापित निकाय है, यानी कि सर्वोच्च निकाय है, और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी इसके अंतर्गत काम करता है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अक्सर आप देखोगे बाढ़ वाले क्षेत्रों में छोटी सी एक जो बलून वाली एक होती है, ट्यूब वाली नाव टाइप की, उसमें पिंक कलर या ऑरेंज कलर की जैकेट पहन के लोग रहते हैं। राज्य के स्तर पे बात करेंगे तो राज्य में भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि राज्य में आपदा प्रबंधन की देखरेख करता है, और राज्य का भी एक आपदा मोचन बल होता है, एसडीआरएफ कहते हैं,
और जिले स्तर पे भी इसकी एक प्रणाली होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, ये सब इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो थी आपकी प्रीलिम से रिलेटेड जानकारी। अब हम बात करते हैं जो 3 प्रमुख योजनाएं हैं, उसमें जो 8,000 करोड़ रुपए की धनराशि डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो किस किस सेक्टर में की गई है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि पहली तो है शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की परियोजना। कौन सी बाढ़ कम कर रही है? शहरी बाढ़, जिसमें 7 महानगरों को सबसे पहले पॉइंट आउट किया गया है, जिसमें मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। ध्यान देना कि इसमें दिल्ली नहीं है। शहरी बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए 7 महानगरों में दिल्ली को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली कोई महानगर नहीं है। दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि दिल्ली भी हमारा महानगर में आता है, लेकिन इसको डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार जो है कि शासित करती है यूनियन टेरिटरी के रूप में, इसीलिए यहाँ पर इसको जो 2500 करोड़ रुपए का बजट था इसमें दिल्ली को शामिल नहीं किया गया। तो दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली भी महानगर के अंतर्गत आता है। वो टंग स्लिप हो जाती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट योजना है 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना। अब होगा क्या कि यूपीएससी इन तीनों योजनाओं के साथ एक और योजना रख देगी आपसे और पूछेगी कि गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए 2023 में कौन सी योजना नहीं संचालित की। तो नहीं में आपको इन तीनों के सिवा जो होगी उसे आपको हटा देना है। इसके लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें आरंभ किया जा रहा है 825 करोड़ से। वहीं अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है, जो सामान्यतः सभी राज्यों में शुरू की गई है, सभी स्टेट्स में शुरू कर दी गई है। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में प्रतिक्रियावादी एवं राहत केंद्रित दृष्टिकोण के बदलाव के लिए उठाए गए कदम। तो जैसे आपदा प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, आपदा की रोकथाम, शमन और तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये समझते हैं। सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा जो समन कोष है और राज्य आपदा समन कोष की स्थापना की। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय आपदा समन कोष और राज्य आपदा समन कोष की स्थापना की। जैसे और दूसरा क्या है, रोकथाम संबंधी गतिविधियों को शुरू किया गया कि बाढ़ की आशंका वाली 13 प्रमुख नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया गया, ताकि मृदा का कटाव कम हो, बाढ़ का पानी जो है कि नदी से बाहर ना निकले, जिससे कि बाढ़ आने की संभावना कम हो जाए। वहीं तीसरा जो है कि यहाँ प्रयोग किया जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान IMD वर्षा और बाढ़ के खतरों में 5 दिन पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दें, ताकि समय रहते जो है कि इसका उपयोग किया जा सके या इस दुर्घटना से बचा जा सके, इस आपदा से बचा जा सके। और आगे देखते हैं फंड्स का सक्रिय और अधिक आवंटन। 2005 से लेकर 2014 तक और फिर 2014 से 2023 के बीच में लगभग जो है कि फंड में 3 गुना वृद्धि की गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि समय रहते जो है कि हमें सारे आंकड़े और सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित किया जाना चाहिए सहयोग के रूप में। और अगला है जमीनी स्तर पे स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी होनी चाहिए। कोविड-19 में आपसे लगातार मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय टेलीविजन को संबोधित करते हुए आपको घरों से बाहर ना निकलने की मतलब सलाह दी, साथ ही साथ हैंड वॉश करने की और मास्क लगाने की, बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशन के लिए स्थानीय समुदायों की भी भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। अदरवाइज कोविड-19 और भी भयावह रूप ले सकता था। तो जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से आपदा के प्रति सबसे पहले कार्रवाई करने वाले स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को विकसित किया जाए। जैसे नगर निगम हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जिले स्तर का प्रशासन, सबसे पहले आपके कांटेक्ट में यही लोग आएंगे। राज्य का जो है कि सचिवालय या केंद्र का मंत्रिमंडल नहीं आएगा, सबसे पहले राज्य जिले स्तर पे प्रशासन आएगा। तो इसकी क्षमताओं को डेवलप किया जाए और जिसके लिए आपदा मित्र के तहत उच्च जोखिम वाले 350 आपदा प्रवण जिलों में 1 लाख युवा स्वयंसेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जो स्वयं अपनी सेवा देंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और देखते हैं भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शुरू की गई कुछ पहल है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 है। वहीं भूकंप, शीतलहर, चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए NDMA ने दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 सूत्री एजेंडे को भी जारी किया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रबंधन किया जा रहा है। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है कि इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क है। वहीं वर्ष 2019 में भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन की शुरुआत की और एक बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी कार्यक्रम है। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा कुछ पहल भी चालू की गई है। और वहीं आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं
कि भारत सरकार अगर आपदा का प्रबंधन भी करना चाहती है, मैनेजमेंट करना चाहती है, तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे अकुशल समन्वय, एक से अधिक एजेंसियों की मौजूदगी, केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर ओवरलैपिंग की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो जिम्मेदारी राज्य को करनी चाहिए वही केंद्र भी कर रहा है, राज्य भी कर रहा है, यानी एक ही जिम्मेदारी पे दोनों प्रशासन अपना संसाधन का मिसयूज कर रहे हैं। जिले स्तर पर धीमी प्रगति, 8 राज्यों के 87 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं अभी भी लंबित है, अभी भी उन्हें शुरू नहीं किया गया है। वहीं जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही तो बाढ़, भूस्खलन, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाएं बार बार आ रही हैं और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तीव्रता भी बढ़ रही है, यानी इनका रूप भी बहुत भयानक हो रहा है। लेकिन फिर भी इस पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा जलवायु परिवर्तन पे। अभी हमने हिंदू कुश हिमालयन के बारे में पढ़ा, जिसपे ग्लोबल स्तर पे जो कॉप मीटिंग होती है UNFCCC की कॉन्फ्रेंस और पार्टीज, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की जाती है इसकी। तो यह भी एक ज़रूरत की चीज़ है। क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण होना चाहिए कि धन का आवंटन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा रहा है, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी नहीं डेवलप हो रहा है। अकुशल अग्रिम चेतावनी प्रणालियाँ, जो हमारी अग्रिम चेतावनी देने वाली जो प्रणालियाँ वो अकुशल है, यानी कि उनको भी इस्टेब्लिश करना होगा, एक सक्षम बनाना होगा ताकि हमें सही जानकारी सही समय पर मिल सके। और आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी हमें देखने को मिलती है, जैसे बेहतर सड़कों, संचार नेटवर्क, आपातकालीन सेवाओं का अभाव है और इससे समय पर सहायता प्रदान करना कठिन हो जाता है। अन्य मुद्दों के रूप में देखें तो लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है। भवन निर्माण बनाते समय लोग कानूनी नीतियों का पालन सही से नहीं करते हैं। भूकंप आधारित क्षेत्रों में भी क्या होता है, ऐसी फर्जी जो है कि मकान बनाते हैं। सरकारी बिल्डिंग्स आप देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, सही समय पे केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन आगे की राह में देखेंगे कि समन्वय तंत्र को सबसे पहले मजबूत करो। समन्वय तंत्र अगर मजबूत रहेगा, आपका सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अगर स्पष्ट रहेंगी, राज्य, जिला और केंद्र स्तर के प्रशासन की जिम्मेदारियां क्लियर रहेंगी, स्पष्ट रहेंगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपदा योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाए कि कैसे जो है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें बाढ़ के रूप में, भूस्खलन के रूप में, सूखे के रूप में या चक्रवात, भूकंप के रूप में देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन से जो आपदा आती है उसको भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। समुदाय आधारित आपदा संबंधी तैयारी को बढ़ावा दीजिए और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दीजिए। और अग्रिम चेतावनी प्रणालियों में सुधार और विस्तार करने की आवश्यकता है कि अगर जो हमारी अग्रिम चेतावनी देने वाली जो संस्थाएं हैं उनके अगर आंकड़े और डेटा अगर सही है, तो हमें एक दिन पहले भी अगर हमें जो जानकारी मिल रही है वो अगर क्लियर है, सही मानक है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं ताकि समस्या का नुकसान कम हो सके। ये चीज़ें हैं। अब यहीं पे एक CDRI की हम बात कर लेते हैं। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रश्न है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके बारे में समझेंगे कि इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक व ज्ञान आधारित संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया CDRI को। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने के लिए अवसंरचना प्रणालियों को लचीलेपन को बढ़ावा देना और सतत विकास को सुनिश्चित करना। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें 31 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अलग से हैं और 2 निजी क्षेत्रक भी हैं। भारत भी इसका सदस्य के रूप में जाना जाता है। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के तालमेल के साथ ये कार्य कर रहा है। इसीलिए भारत ने भी 2019 में सेंडाई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए जो है कि अपनी नीतियों को बनाया है। तो ये हो गया आपका। और अगला इसी में आपदा प्रबंधन में ही 2 प्रकार के और हम छोटे टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, शहरी बाढ़। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्बन फ्लड यानी कि शहरी बाढ़। तो शहरी बाढ़ में आप देखेंगे कि विकसित शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पे होने वाले जल जमाव की स्थिति को शहरी बाढ़ कहा जाता है। और जल निकासी की जो खराब दशा के कारण वर्षा जल की निकासी तीव्र गति से नहीं हो पाती है, कि बारिश का पानी तेज गति से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। हालांकि ग्रामीण बाढ़ से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जल निकासी के लिए बहुत सारे एरिया होते हैं, बस गाँव के बाहर जितने भी पानी जाते हैं वो सब खेतों में जाते हैं और मृदा के अंदर वो समाहित हो जाते हैं। मृदा की नमी भी धारण रहती है और मृदा की उर्वरक क्षमता भी अच्छी रहती है, जल की उपलब्धता वहाँ हो जाती है। लेकिन शहरों में क्या है, हर जगह पक्की रोड, पक्के मकान, पक्की सड़कें, इसकी वजह से और नालियों की अव्यवस्था की वजह से
क्या होता है कि सारा का सारा पानी क्या होता है, शहरों में ही जमा हो जाता है और एक समय के बाद क्या होता है, वो बाढ़ के लेवल पर आ जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने लगातार न्यूज़ में सुना होगा दिल्ली की बाढ़, पूरे भारत में ये न्यूज़ बन गई कि दिल्ली जो है कि डूब रही है, यमुना का पानी लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से, मुंबई की बाढ़ आपने सुनी होगी, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो ये सब क्या है, ये सब अनियोजित विकास के रूप में देखा जाता है। अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से बाढ़ के दौरान जल की मात्रा लगभग 6 गुना तक जो है कि बढ़ जाती है। शहरी बाढ़ के उदाहरण अगर आप देखेंगे, नई दिल्ली में 2023 में आई, बेंगलुरु में 2022 में, हैदराबाद में 2020 में आई। इस तरीके से बाढ़ इन क्षेत्रों में आती है कि ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो शहरी बाढ़ को प्रबंधित करने से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ, भाई कैसे चुनौतियाँ हो सकती है, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के परिणाम स्वरूप मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। क्योंकि शहर में क्या है, गांव की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सड़कें जो है कि बनी होती है, उस पर जितनी गाड़ियां चलती हैं वो कार्बन का उत्सर्जन कर रही होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को पैदा होती है। शहरों में न जाने हर ऑफिस में, हर घरों में एक न एक एवरेज एसी आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिससे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। हर घर में आपको फ्रिज देखने को मिलेगा, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज होता हुआ मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी ऐसी हानिकारक गैस देखने को मिलेगी जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही है, मौसम के पैटर्न में बदलाव करती है। जबकि गांव में क्या होता है, वहीं हरे भरी प्रकृति होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। वहां पे आपको एसी 2-4 घरों में देखने को मिलेगा, नहीं तो पंखे से काम चल रहा है, कूलर से काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों में इंडक्शन वगैरह यूज नहीं होता है, फ्रिज नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीजें भी होती है जो गाँव से शहर को अलग करती है, और शहर में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहीं दूसरी चुनौती क्या है, कम क्षमता और खराब रखरखाव के कारण जल निकासी अवसंरचनाओं की बदहाल स्थिति हो जाती है। शहरों में अनियोजित विकास, भूमि के उपयोग से संबंधित खराब योजनाओं के कारण बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि अनियोजित तरीके से जो है कि डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कई सारी ऐसी बस्तियां देखने को मिलेंगी जो स्लम एरिया होते हैं, जहाँ पे निम्न कैटेगरी के लोग या मिडिल क्लास फैमिली रहती है। वहाँ पे आप देखेंगे कि घर ऊपर है और नीचे नालियाँ बह रही हैं, और नालियों में भी जो है कि बहुत मल मूत्र वगैरह सब बह रहा है। ऐसे दिल्ली के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि नालियों के ऊपर वो लोग घर बना के रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य की समस्या पैदा होगी, पहली चीज महामारी की समस्या पैदा होगी, दूसरा बाढ़ से संबंधित यह समस्या होगी, पानी पूरा उनके घरों में आने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। प्रभावी बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक समस्या बनती है, जो कि बाढ़ का सामना करने के लिए मौजूदा इमारतों और बुनियादी ढांचों में सुधार करना बहुत महंगा हो चुका है। इस समय तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए प्रशासन के द्वारा भी कोई खास विशेष चुनौतियों का सामना नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई। लेकिन आगे की राह में अगर हम देखें, आगे की राह में, तो आगे की राह में देखेंगे आपकी वाटरशेड भूमि उपयोग योजना को क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करते हुए एकीकृत पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। जल निकासी प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। बाढ़ के खतरे के स्तर और संबंधित क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र करिए, जोनेशन मैप तैयार करिए। वहीं शहरी जल निकायों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना चाहिए, जैसे अमृत योजना। क्या बनी है, अमृत योजना एक बनी है, जिसके द्वारा शहरों का कायाकल्प किया जा रहा है और जल निकासी वगैरह के लिए भी एक बेहतर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। दूसरी इसमें एक डिजास्टर आती है कि आग लगने की घटनाएं भी आपने बहुत सुनी होगी घनी आबादियों में। क्यों ऐसा होता है, तो ये भी एक डिजास्टर है जिसमें जन धन की हानि होती है। तो पहली बात है कि भारत में घनी आबादी वाले शहरों, जो शहरी क्षेत्र होती है, भीड़ भाड़ वाले तंग बाजार, कारखानों, झुग्गियों, आवासीय भवनों, सार्वजनिक जो परिवहन प्रणालियों में आग लगने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, और इसके व्यापक विनाश और जनजीवन और संपत्ति की हानि भी होने लगती है। क्योंकि आपको बाजार में आग लगती हुई दिखेगी, कारखाने में, आवासीय भवनों में, सार्वजनिक परिवहन, इन सभी क्षेत्रों में जब आग लगती है तो बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। आग लगने की घटनाओं में जैसे सिकंदराबाद हैदराबाद के वाणिज्यिक परिसर में 2023 में आग लगी, करोल बाग दिल्ली के होटल में लगी आग 2019 में, दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग 1297 में। आप दूर मत जाइए, दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में अभी 3 महीने पहले की घटना है कि एक कोचिंग की बिल्डिंग में ही पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, जहां से बच्चे छत से कूद रहे हैं। आपने वीडियो भी उसके वायरल हुए, बहुत सारे देखे होंगे। तो इतनी संकीर्ण बस्ती, जहाँ पे बहुत घनी बस्ती है, घनी बिल्डिंग है, वहाँ पे आग लग रही है, तो यानी नुकसान बहुत है। कई लोगों की उसमें जान जा सकती थी, बहुत सारे लोग घायल भी हुए मुखर्जी नगर के हादसे में। तो जाके नगर निगम इतना वहाँ पे हाईलाइट हुआ, फिर जो है कि एमसीडी वालों ने इतना प्रभाव बनाया, अपना कानून की नीतियों को फॉलो किया कि जितने भी पोस्टर्स या बैनर्स थे बिल्डिंग्स के ऊपर, वो सभी के सभी उतरवा दिए गए। तो ऐसी ये चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि अग्नि जोखिम प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। इस समय आग की जो
प्रबंधन करना होता है, आग जो लग जाती है जगह जगह, उसको प्रबंधित करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही है। तो अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन निर्माण से संबंधित उप नियमों के कार्यान्वयन में ढिलाई के कारण कई सारी समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे अनाधिकृत निर्माण में वृद्धि, यानी क्या हो रहा है कि इलीगल बिल्डिंग्स बन रही हैं, नियमित निगरानी और निरीक्षण की कमी हो रही है, बेकार हो चुके अग्नि सुरक्षा उपकरणों को बदला नहीं गया अभी तक, वही पुराने घिसे पिटे पैटर्न चल रहा है, असुरक्षित और कम गुणवत्ता वाले फिक्चर का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बात करें अगर हम, तो नियमों की एकरूपता का अभाव, अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूर्ण रूप से लागू न करना, जैसे कुछ राज्यों में अलग अलग मानदंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है, स्थानीय निकायों के पास क्षमता और संसाधनों की कमी है, अवसंरचना संबंधी खामियां भी हैं, जैसे जो घनी आबादी है वहाँ पे गलियों के सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की सेवाएं नहीं पहुंच पाती घटनास्थल तक, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो अपना ट्रक लेके चलता है। अब जिस क्षेत्र में ट्रक नहीं जा पाएगा, उस गली में अगर कोई बिल्डिंग या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आग लग जाती है, किसी घर में या शॉप में, शोरूम में, तो उसको कैसे समाप्त किया जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रक पहुंच ही नहीं पा रहा है। साथ ही प्रभावी सुरक्षा उपाय करने के संबंध में नागरिकों में लापरवाही और जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। अब आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं, तो मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 की तर्ज पर हर राज्य में एक समान अग्नि सुरक्षा कानून बनाइए और लागू करिए, ताकि नियमों का एक रूपता बनी रहे। जागरूक और मॉक ड्रिल के माध्यम से क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। नई प्रौद्योगिकियों जैसे अग्निरोधी प्रणालियों से युक्त ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर, गैस रिसाव अलार्म आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन और विकास में अग्नि जोखिम शमन और प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना चाहिए। वहीं सार्वजनिक स्थल, अस्पतालों, सिनेमा हॉल आदि को नियमित तौर पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करनी चाहिए। परमिट, लाइसेंस, अनुमोदन आदि को मंजूरी और नवीकरण से पहले उचित मूल्यांकन और जांच करनी भी जरूरी है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ की जाएंगी तभी हम डिजास्टर को रोक सकते हैं, अदरवाइज फिर डिजास्टर हमारे बस की नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से भला कौन लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि जल्दी से जल्दी हम लोग जून की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे अगले 3 से 4 क्लासेस में। उसके बाद हम लोग जुलाई को भी कंटिन्यू कर देंगे, और फिर जुलाई से हम कोशिश करेंगे कि हर महीने की करंट अफेयर्स समय पे ही कंप्लीट करा दी जाए, ताकि आप लोगों को लास्ट के 10 से 12 दिन रिविजन करने के मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड सीडिंग आज का हमारा अगला टॉपिक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया है। और आईआईटी कानपुर आपके कानपुर में है, जो कि यूपी स्पेशल प्रश्न बन सकता है, यूपी पीसीएस में बन सकता है, यूपी आरओ में भी बन सकता है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्लाउड सीडिंग होती क्या है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, तो क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। यानी कि मौसम में आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल रूप से चेंज करेंगे और बारिश के लिए जो एक माहौल तैयार करेंगे। इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से हम वर्षा भी कराते हैं, यानी आर्टिफिशियल मौसम में परिवर्तन करना, आर्टिफिशियल रेन कराना, बारिश कराना, ये सभी की सभी जो है कि किस में आती है, क्लाउड सीडिंग में आती है। और इसके आगे देखते हैं कि वर्षा की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो वर्षा कब होती है, जब वायु में नमी की मात्रा एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाती है जहां जल के कण के भार एवं आकार में बढ़ोतरी होने लगती है और इनका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इनका वायुमंडल में लटके रहना संभव नहीं हो पाता। तब ये जलकण बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है और इसे ही वर्षा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो एक कॉमन डेफिनेशन दे दी गई है, लेकिन जब वर्ल्ड जियोग्राफी में जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान, तो वहाँ पे मैं आपको वर्षा की पूरी प्रॉपर जो है कि पैटर्न को सिखाऊंगा कि कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम आरएचबी शॉर्ट में कह सकते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता, उसको कैसे कैसे हम बढ़ाते जाते हैं और टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम होने लगता है, वायु का आरोहण होता है, यानी वायु ऊपर जाती है। तो ये सभी घटनाएं मैं आपको सिंपल भाषा में जब समझाऊंगा तब आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि वर्षा की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो इसके बाद क्या होता है, क्लाउड सीडिंग का जो उद्देश्य होता है कि संघनन की अभिक्रिया के लिए रासायनिक नाभिक, जिसको न्यूक्लियाई, उपलब्ध करा के इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और तेज करना। क्योंकि बारिश होने के लिए संघनन की क्रिया इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाभिक का होना जरूरी है। जो बूंदों के आसपास, मतलब बूंद जो होती है बारिश की, वो उनके केंद्र में नाभिक रहता है, तो इसका बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वर्षा की बूंदें नहीं हो सकती। और यह तकनीक उसी स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि आप गए, धूप बहुत तेज चिलचिलाती धूप है दोपहर के 12 बजे और आप जो है कि आर्टिफिशियल रेन कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सामान्यतः वर्षा जैसा मौसम होना चाहिए, यानी कि बादल मौजूद होने चाहिए, और तब आप जो है कि इस पैटर्न का प्रयोग करोगे तो आराम से हो जाएगा। बादलों में नाभिक कणों को शामिल करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं
एक तो हो सकता है कि आकाश के कणों को छोड़ने के लिए बड़ी कैनन का उपयोग कर लो, या दूसरा हवाई जहाज का इस्तेमाल करके आकाश के ऊपर से कणों को छोड़ दीजिए। आईआईटी कानपुर ने हवाई जहाज वाली पद्धति का ही उपयोग किया है, इसीलिए ये चर्चा में आ गई है। क्लाउड सीडिंग में मुख्यतः कौन कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं, तो 8 प्रकार के रसायन होते हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड, सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया था, मैक्सिमम सिल्वर आयोडाइड। आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रीलिम्स की तैयारी जब आप करते होंगे तो वहां मैचिंग के लिए आता है सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और यूरिया यौगिक, इन सभी का प्रयोग करके हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग किया था कृत्रिम वर्षा के लिए, वो सिल्वर आयोडाइड का किया था। अब क्लाउड सीडिंग के लाभ पढ़ने से पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के बारे में अगर हम देखें तो एक एयरक्राफ्ट सिल्वर आयोडाइड या अन्य पदार्थ वायुमंडल में इंजेक्ट करता है, यानी कि छोड़ता है। दूसरे नंबर पे ये रसायन संघनन हेतु सतह के रूप में काम करने वाले कणों के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार संघनन की जल की बूंदें निर्मित होती हैं। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सब सिल्वर आयोडाइड के कण हैं और संघनन से बनी जल की बूंदें पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वह वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कृत्रिम वर्षा जो कराई थी, हालांकि यह भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि प्रकृति से आप छेड़छाड़ कर रहे हो। प्रकृति का जब मन करेगा तब बारिश होगी ना, लेकिन बारिश तभी तो होगी जब प्रकृति अपनी उच्च दशाओं पे पहुंचेगी वर्षा के लिए। लेकिन हम क्लाइमेटोलॉजी यानी कि क्लाइमेट चेंज इतना कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ा चुके हैं कि वर्षा भी अपने सही समय पे नहीं हो रही है, हमें आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्लाउड सीडिंग के जो लाभ होते हैं। पहला, सूखा प्रबंधन हो सकता है। इस तकनीक से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार भारत के 87% जिले लगभग सूखे की चपेट में हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हम कृत्रिम वर्षा करा के वहाँ के सूखे की समस्या कम कर सकते हैं। हवाई अड्डों पर कोहरा को साफ करना, कोहरे के मौसम के दौरान दृश्यता कम होने के कारण कई सारी उड़ानें प्रभावित होती हैं और ऐसे में हम वहाँ पे अगर हम मौसम को साफ कर देते हैं, हवाई अड्डों पे जो है कि कोहरा साफ हो जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, फ्लाइट वगैरह उड़ानों को बाधित नहीं होगी। वनाग्नि का समाधान, भारत में वन स्थिति की रिपोर्ट जो आई थी ISFR यानी इंडियन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया 2021 में कि भारत का 35.46% वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से ही वर्षा करा के उस वनाग्नि को रोक सकते हैं। ओलावृष्टि को रोकने में सहायक, क्लाउड सीडिंग जब तीव्र गति से कराई जाती है तो ओलों का विकास बादल के निचले स्तर पर होता है, जहां जल की मात्रा कम होती है और ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु प्रबल नहीं होती है, तो ओलावृष्टि को रोकने में सहायक हो जाता है ये। वहीं अन्य स्थानों पर वर्षण को संभव बनाना, क्लाउड सीडिंग के जरिए आवश्यकता के आधार पर हम बादलों को अन्य क्षेत्रों की ओर भी मोड़ा जा सकता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड को आप जिस क्षेत्र में छोड़ेंगे वहीं पे जो है कि वर्षा का निर्माण करेगा। वहीं बात करेंगे जल की उपलब्धता में सुधार, क्लाउड सीडिंग से देश भर में वर्षा को वितरित करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार यह तकनीक जलभृत, जो जल के जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें पुनर्भरण में सहायक हो सकेगी। लेकिन इससे संबंधित कुछ जुड़ी हुई चुनौतियां भी हैं, जैसे जैव संचयन, बायो अक्यूमुलेशन। सिल्वर आयोडाइड रसायन का इस पे आमतौर पर प्रयोग किया जाता है और क्लाउड सीडिंग के लिए, लेकिन इसका जब बार बार प्रयोग होगा तो कहीं ना कहीं यह रसायन जलीय जीवन में विषाक्त के रूप में जो है कि अपना गुण छोड़ने लगेगा और ये हमारे ही जल पीने वाले जल में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे, इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि शुष्क बर्फ यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बादलों का संचयन ग्रीन हाउस गैस में योगदान करने लगेगा तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रभावशीलता पर संदेह, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2017 में कुछ दिशा निर्देशों को अपनाया। इसके अंतर्गत सदस्य देशों को यह सलाह दी गई कि वे क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता में मौजूद अनिश्चितता के उच्च स्तर और इससे होने वाले संभावित नुकसान पर विचार करें, तभी इस गतिविधि को प्रयोग करें, अदरवाइज न करें। सभी प्रकार के बादलों के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता ये सामान्यतः, और हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को असंतुलित करना। क्लाउड सीडिंग से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जब कराई जाती है तो अंततः हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो वर्षा का चक्र होता है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा होना चाहिए वो प्रकृति द्वारा न होकर मानव द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। और ऐसे में निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्लाउड सीडिंग तकनीक जल की कमी को दूर करने और सूखे की स्थिति कम करने के लिए बेहतर संभावना तो प्रस्तुत करती है।
साथ ही साथ जैसे नमक के कणों पर नैनो टेक्नोलॉजी आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग को शामिल करने से क्लाउड सीडिंग तकनीक को और अधिक भी प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये तो थी आज की क्लास, और अब आप देखेंगे कि कल से हम लोग स्टडी करेंगे इसकी संक्षिप्त सुर्खियां, जो कि टोटल 20 टॉपिक्स हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे 17 से 18 टॉपिक हम लोग उसको कवर करेंगे और कल की क्लास में इसे कवर कर देंगे। उसके आगे हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास शुरू कर देंगे इसमें, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी क्वेरीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे। आपके पास बहुत सारे अकाउंट है, इसलिए आप लोग की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे साथ आप भी इस कोशिश में साझेदार बने कि इस चैनल को और अधिक से अधिक आगे लेकर चला जाए। और साथ ही मैं आपको बताऊं, आज शाम में इसके लिए एक वीडियो आएगी, क्लास आएगी कि विजन आईएएस मंथली मैगजीन के नोट्स कैसे बनाए जाएं जिससे प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प मिल सके। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसकी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर ही इस क्लास की अपडेट मिल जाएगी आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।